देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल फोर्सेस। जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें जितना हमने फोर्स था पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, रिजल्टेंट पढ़ा है कि कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट जो अभी तक हमने निकाला है वो किसका निकाला है, कंकरेंट फोर्सेस का। कंकरेंट का मतलब हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो एक पॉइंट से या तो निकल रही है या फिर इस पे जाके मिल रही है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने निकलते हुए भी दिखाया है और यहाँ इस पॉइंट पे मिलते हुए भी दिखाया है। तो इस टाइप की फोर्स को क्या बोलते हैं, कंकरेंट। इसका हमने क्या सीखा, रिजल्टेंट निकालना और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो किसके बारे में है, पैरेलल फोर्स के बारे में। पैरेलल फोर्स क्या होती है, लास्ट चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस किया था। पैरेलल फोर्स क्या होती हैं, पैरेलल फोर्स होती हैं ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब इस पॉइंट से ये फोर्सेस निकल रही हैं, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन है कि ये फोर्स किस लाइन के अलोंग आगे जा रही है या फिर ये किस लाइन के अलोंग पीछे से आ रही है। लाइन ऑफ एक्शन है इसका पूरा स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक, आगे इनफाइनाइट तक, पीछे जिस लाइन के अलोंग ये लग रही है फोर्स, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आगे जाके कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कितना भी आप इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए, कितना भी पीछे कर लीजिए, ये फोर्सेस आपस में कभी नहीं मिलने वाली। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल फोर्सेस। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि हमें क्या निकालना है, पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, डायरेक्शन। ये तो हमने पहले ही सीख रखा है कि कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस अगर दी हैं दो या दो से ज़्यादा, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको एक में कन्वर्ट करेंगे और वही एक जो फोर्स होता है वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है, और उसी का डायरेक्शन जो होता है वही उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है। तो कंकरेंट में हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। जो कंकरेंट में हमने बस ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, कंकरेंट इसे कहते हैं, ठीक है। कंकरेंट में हमने बस क्या निकाला है, रिजल्टेंट निकाला है और डायरेक्शन निकाला है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ एक्शन। ये वाला जो फील्ड है ये पैरेलल फोर्स में निकालना पड़ता है अलग से। जैसे यहाँ पे हमने जो रिजल्टेंट निकाला है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन हमें ऑटोमेटिकली पता है। हाँ जी, हाँ मुकेश जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक, तो ये जो पहले हमने जो कंकरेंट फोर्सेस में निकाला है रिजल्टेंट, उसमें हमें ये ध्यान नहीं देना पड़ा कि इसका पॉइंट ऑफ एक्शन रिजल्टेंट का क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी फोर्सेज अगर एक पॉइंट से निकल रही है तो रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट से निकल रहा है, तो हमें पॉइंट ऑफ एक्शन के बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं था इसके पहले वाले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में पैरेलल फोर्सेज में, इसमें जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेलल, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी पैरेलल फोर्सेज है उसकी वजह से रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो हमें तीन चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहला तो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड। दूसरा उसका डायरेक्शन, किधर को जा रहा है। और तीसरा है ये पॉइंट ऑफ एक्शन कि वो किस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो हमें पैरेलल फोर्स के कॉन्सेप्ट में ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहली होती है लाइक फोर्स और दूसरी अनलाइक। अब देखिए लाइक अनलाइक आपको कॉन्सेप्ट पता है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये देखिए अगर सारी फोर्सेस जो पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये होंगी हमारी लाइक फोर्सेस। और अगर इसमें से कोई भी
पलट गई, ठीक है, किसी को भी, एक को भी आपने पलट दिया, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये चारों फोर्सेस अनलाइक फोर्सेस हैं, ठीक है, आपस में अनलाइक फोर्सेस हैं। ये अनलाइक हो गए पैरेलल फोर्सेस, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा सिर्फ, अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूंगा तो कहूंगा कि ये लाइक फोर्सेस हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूंगा तब अनलाइक हो जाएंगी। तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट इसका देखना है कि कौन सी फोर्स, सारी फोर्सेस एक डायरेक्शन में है कि नहीं है, बस इसी से पता चल जाएगा कि लाइक है या अनलाइक है। पैरेलल फोर्सेस पढ़ने से पहले हमें ये दो टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। पहली क्या है? पहली है मोमेंट ऑफ फोर्सेस। ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? तो अगर हम कह रहे हैं किसी भी, कोई भी हम एक फोर्स गिवन है, जैसे मान लीजिए फोर्स F1 गिवन है, तो अगर कहेंगे कि इस फोर्स F1 का किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बताइए, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बताइए, तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये इस फोर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की थ्योरी थोड़ी आपको पहले समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये F1 फोर्स है और मैंने कहा कि इस पॉइंट के अबाउट, ये O1 पॉइंट के अबाउट, और इस पॉइंट का भी नाम एक दे देते हैं AB। तो मैं अब कहूंगा कि ये फोर्स AB या फिर फोर्स F1 का मोमेंट बताइए इस पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट क्या होगा? मोमेंट होगा ये फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए ये वर्ड आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O1। अब इस O1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फोर्स से, तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ड्यू टू फोर्स F1। तो ये मोमेंट का कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है, अगर हम किसी भी फोर्स का मोमेंट कहेंगे कि किसी फोर्स का मोमेंट निकालिए किसी पॉइंट के अबाउट। अब ये पॉइंट यहाँ पे O1 दिया है, कोई भी पॉइंट हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है, तो इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप किसी भी पॉइंट से ले रहे हो किसी भी लाइन का, तो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। तो इसका मोमेंट का फॉर्मूला यही होता है कि ये फोर्स जिसका हम मोमेंट लेते हैं, जिसका मतलब किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे यहाँ पे फोर्स का ले रहे हैं तो लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, फोर्स का डायरेक्शन किससे? उस पॉइंट से, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बेस पे हो गया। अब इसका असली मतलब क्या होता है मोमेंट का? मोमेंट का मतलब होता है कि इस मोमेंट ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की क्या क्षमता है, ठीक है, या फिर इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट घूमने की क्या क्षमता है, उसको हम कहते हैं इस फोर्स का मोमेंट, ठीक है। और फॉर्मूला बेस पे ये होता है F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि हमारे पास, जैसे देखा होगा दरवाजा होता है, दरवाजे पे हम यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाते हैं दरवाजे पे, और ये हमारा पिवोट होता है, इसके अबाउट दरवाजा इधर से उधर हो सकता है। तो अगर हम ये फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो इस फोर्स की एक कैपेसिटी होगी ना ऐसे घुमाने की ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट पे ये लग रहा है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट जो निकालेंगे इस फोर्स की वजह से, इस बॉडी पे जो मोमेंट आ रहा है वो मोमेंट क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कोई भी वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये ऐसे लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं इस फोर्स का, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये जैसे 90 डिग्री मैंने माना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को मैंने माना d, तो मैं लिखूंगा मोमेंट ड्यू टू फोर्स F और ये पॉइंट O अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू कितना होगा? ये होगा इस फोर्स की वैल्यू इनटू ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया?
मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है वैसे एक मोमेंट भी है। मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो टर्निंग इफेक्ट बताती है, घूमने की क्षमता बताती है किसी पॉइंट के अबाउट, और फॉर्मूला बेस पे अगर उसको कहें तो क्या होगा, F इंटू डी। ठीक है। जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो पहले मोमेंट ऑफ फोर्सेस पढ़ने से पहले ये वाला टर्म समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पे कितनी भी फोर्सेस लगे लेकिन वो बॉडी हिल नहीं रही है, बॉडी में कोई मोशन नहीं आ रहा है, वो सारी फोर्सेस एक दूसरे में ही अपने आप को बैलेंस कर ले रही हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, हमारे सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये बुक ही रखी है, अगर बुक किसी टेबल पे ऐसे रखी हुई है तो ये इक्विलिब्रियम पे है। क्यों? क्योंकि बुक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर बुक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो उस बुक पे कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, एक चीज तो ये हो सकता है, या अगर फोर्स लग रही है तो वो आपस में बैलेंस हो जा रही है। जैसे इस बुक का वेट होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो ये टेबल इसके ऊपर देगा, बुक के ऊपर, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। तो अगर बुक हिल नहीं रही है, बुक चल नहीं रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस वेट के इक्वल होगा। ठीक है। और तब हम कहेंगे कि ये जो बुक है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, संतुलित है ये। ठीक है। अगर मान लीजिए इधर से भी कोई एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर भी एक फोर्स लगा F1, तो देखिए 4 फोर्सेस लग रही हैं। ये फोर्स F1 लगा इधर, एक फोर्स लगा F1 इधर, तो 4 फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये बुक या फिर ये जो बॉडी है ये हिलने वाली नहीं है। तो अगर ये नहीं हिल रही, इसका मतलब है कि ये बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये हिलने लगी, मतलब मान लीजिए कि ये सिर्फ सिंगल F1 यहाँ पे लग रहा है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स जो लगा ये क्या पैदा करेगा, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या पैदा करेगा, वेलोसिटी। तो ये बॉडी आगे चल देगी और वेलोसिटी क्या पैदा करेगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पोजीशन अपना चेंज करेगा। तो अगर ऐसा कहीं आपको अकेला फोर्स दिखे जो उस बॉडी को चला रहा है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो मैं ये बता रहा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है कि अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है, और हमने कहा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका ये मतलब होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब होगा कि उस सारी फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी पे, किसी भी पॉइंट के अबाउट वो जीरो होगा। इसका मतलब सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही, कितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चार्ज ले रहा, F1, F2, F3, F4, तो इन चारों की वजह से अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, इन चारों की वजह से मोमेंट निकाल रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, और हमने कहा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो जो इसका मोमेंट आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ये ले लिया O1, तो इसका ये मोमेंट का जो समीशन होगा, इन चारों की वजह से जो मोमेंट आएगा उसका समीशन 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3 प्लस F4 इंटू D4 0 होगा। और D1 D2 D3 D4 क्या है, अब यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये D1 आ जाएगा F1 से, F2 का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका D2 आ जाएगा, F3 से इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से लेंगे, ये D3 आ जाएगा। और सेम F4 को कहीं देखेंगे कहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, और ये D4 आ जाएगा। तो सिंपल आसान भाषा में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्या मतलब है कि मोमेंट की वजह से बॉडी पे सारे मोमेंट का समीशन जो होगा इस बॉडी पे वो 0 होगा। सिंपल। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है
तो सारे मोमेंट्स का सम जीरो होगा। और मोमेंट अभी आपको बताया मैंने क्या होता है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी, ये O1 यहाँ लिया है ना, आप यहाँ ले लो, इसके अबाउट निकालो। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इन सारे फोर्स की वजह से मोमेंट जो आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन देखिए इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये आपके पास दो फोर्सेस दी हुई हैं, ये P एंड Q। ये दोनों फोर्सेस लाइक फोर्सेस हैं। टॉपिक ही हमारा लाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये दोनों फोर्सेस आपको दिख रही हैं लाइक फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो जब रिजल्टेंट बोला तो तीन चीजें आ जाएंगी पैरेलल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में। क्या आएंगी, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जो वो होल्ड करेगा, कितना वैल्यू है। रिजल्टेंट मतलब 5 न्यूटन 10 न्यूटन कितना फोर्स होगा, दोनों को मिलाएंगे तो। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज होगी रिजल्टेंट। दूसरी डायरेक्शन, जो कि पैरेलल फोर्स के कॉन्सेप्ट में बहुत इजी रहता है, सीधे आपको पता चल जाएगा। देखिए इसका जो डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का, वो इन्हीं दोनों के डायरेक्शन में ही होगा। जिस डायरेक्शन में आपकी पैरेलल फोर्स है, जो तीसरा रिजल्टेंट आएगा वो भी पैरेलल ही होगा इन दोनों पे। तो डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या, पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि किस पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो डायग्राम है सिंपल, सबसे पहले क्या बना हुआ था, ऐसे, ये और ये आपकी P। पॉइंट ऑफ एक्शन का क्या मतलब बताइए। पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब वो फोर्स कहाँ से लगेगा, रिजल्टेंट का फोर्स जो है वो कहाँ से लग रहा है दिखाना है हमें। दोनों से मिला के हमने जो रिजल्टेंट निकाला है, इससे पहले तो हमने जो निकाला है वो कंकरेंट फोर्स का था। कंकरेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सारी फोर्सेज एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो रिजल्टेंट भी वहीं से निकलेगा। लेकिन पैरेलल फोर्सेज में देखिए P यहाँ से निकल रहा है, Q यहाँ से निकल रहा है। जो रिजल्टेंट है वो कहाँ उसका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, कहाँ से वो लगना शुरू हो रहा है, वो पॉइंट हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, आसानी से दिख नहीं पाएगा इसमें कि कहाँ से निकल रहा है, कंकरेंट में तो सीधे दिख जाता है। इसलिए ये वाला फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों बहुत कम रहता है। देखिए पहला तो मैं डायरेक्शन से शुरू कर रहा हूँ। डायरेक्शन क्या होगा, जो ये पैरेलल फोर्सेज हैं इसी के डायरेक्शन में ही हमारा रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन होगा। तो गिवन देखिए ये हमें गिवन है, ये जो मैंने बनाया है इसमें ऐसा गिवन है। इसके बाद मैंने ड्रॉ किया है अपने से। ठीक है, सॉल्व रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ डेरिवेशन करना पड़ता है, तो डेरिवेशन करने के लिए डायग्राम में थोड़े से चेंजेस लाने होते हैं अपनी तरफ से। तो वो देखिए चेंजेस मैंने क्या लाया है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो दोनों पे परपेंडिकुलर बना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बना है। तो इस पॉइंट पे जो P वाली लाइन है, AP मान लीजिए, AP लाइन पे जो P फोर्स है वो M पे कट कर रही है 90 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री बना रही है इस वाली लाइन पे, वो किस पे कट कर रही है, N पे। अब देखिए इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने ये बनाया है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पीछे किया मैंने और इस पॉइंट को दिया नाम N। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, बीच में ये कट कर रही है पॉइंट C पे। ठीक है, तो जहाँ पे ये कट करेगी ना पॉइंट C पे, वही हमारा रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, डायरेक्शन तो हमें पता है क्या, इसी पैरेलल फोर्सेस के डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन होगा, और पॉइंट ऑफ एक्शन हमें पता चला ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे। ठीक है, तो ये इसका जो C पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। अब हमें क्या क्या निकालना है, डायरेक्शन हमने सीधे निकाल दिया, क्या कि जो ये पैरेलल लाइंस हैं इसी के अलोंग रिजल्टेंट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ लगेगा। अब कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बस ये पता है कि पैरेलल है। अब हमें कहीं एक पॉइंट पे फिक्स करना है कि इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा, और वो फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और वो बीच में जहाँ पे कट करेगा वही हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन होगा।
अब आप कहेंगे कि ये कहीं भी कर सकते हैं हम, इसको इधर भी खींच के इधर भी खींच के, हाँ करिए, कहीं भी करिए, लेकिन अभी पॉइंट ऑफ एक्शन को डायग्राम में बनाया हमने। अभी ये पॉइंट ऑफ एक्शन हमने लेंथ डिफाइन नहीं किया कि यहाँ से ए से कितनी दूरी पे है। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में ये पूरा ऐसा लेंथ दे देगा, ये ए बी लाइन की जो लेंथ है वो मान लीजिए 10 मीटर है, बस इतना ही देगा। ये पॉइंट सी आपको निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे कैसे, डेरिवेशन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन लिखते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। कोई दिक्कत? क्या कह रहे हैं? आर क्या है? रिजल्टेंट। ऊपर जो लिखा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। ठीक है सर। बहुत आसान टॉपिक है ये। रिजल्टेंट निकालने के पहले दो चीजें समझ लेनी है। पहला कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी पैरेलल लाइक फोर्सेस में, लाइक फोर्सेस में जो वैल्यू होगी वो सिंपल सीधे दोनों का समीशन होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपल समीशन होगा दोनों फोर्स का। जैसे मान लीजिए पी फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन और क्यू फोर्स दिया है 15 न्यूटन, और बोला है कि पैरेलल फोर्सेस हैं दोनों, तो इसका रिजल्टेंट बताइए। सिर्फ बस ये बोला कि रिजल्टेंट बताइए, ऐसे बोलेगा नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। अगर किसी ने वाई बार में अगर पूछ लिया किसी ने कि रिजल्टेंट बताइए, तो आप नॉर्मल बस सीधे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 न्यूटन। पैरेलल फोर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी है, सीधे जो रिजल्टेंट होगा पैरेलल में लाइक के केस में रिजल्टेंट होगा वो दोनों फोर्सेस का समीशन होगा। और अगर अनलाइक फोर्सेस हैं तो क्या होगा, एक को दूसरे से माइनस कर देंगे, वो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अनलाइक में P माइनस क्यू हो जाएगा या फिर Q माइनस P हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमें सिंपल वे में पता चल गई। क्या? पहला मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ होगा, इस इन्हीं दो लाइन के पैरेलल होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन जो चीज है उसी के लिए सारा हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब इस सी पॉइंट को हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन पॉइंट सी निकालेंगे। देखिए सी निकालने का क्या मतलब है, हमारे पास जो गिवन होगा वो क्या होगा, ये पी फोर्स होगा गिवन, क्वेश्चन के टर्म में बता रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल आए कोई तो क्या गिवन रहेगा, पी की वैल्यू गिवन रहेगी और पी का डायरेक्शन डायग्राम में बना होगा। अगर नहीं भी बना होगा तो हो सकता है ये एंगल दे दे छोटा सा, अगर नहीं भी दे तो हो सकता है कि कह दे कि पी और क्यू बस पैरेलल है। तो आप अगर बोल दिया पैरेलल है तो आप नॉर्मल ऐसा डायग्राम बना देना, सिंपल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप ऐसा सिंपल डायग्राम, ये भी दो पैरेलल फोर्सेज हैं। ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर लाइक फोर्सेज हैं, देखिए ये पैरेलल फोर्सेस अगर लाइक फोर्सेस है तो जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों जो इनके पॉइंट ऑफ एक्शन है उसके बीच में कहीं होगा। बीचों बीच नहीं बोला मैंने, बीच में कहीं होगा, मतलब बीचों बीच भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि जो रिजल्टेंट होगी उसका डायरेक्शन इन्हीं के पैरेलल होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो रिजल्टेंट होगा वो समीशन होगा पी और क्यू का। तीसरी चीज क्या है कि जो ये रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वो पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब वो कहाँ होगा उसके लिए डेरिवेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन पी क्यू होगा और ये वाली आपकी लेंथ दी रहेगी कि ए से लेके बी तक की कितनी लेंथ है। तो सी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ एक्शन इस रिजल्टेंट का निकालने का बस इतना मतलब है कि आपको ये बस सी की दूरी निकालनी है, किससे, किसी भी एक से। या तो आप AC निकाल दीजिए, ठीक है, अगर आपने AC निकाल दिया तो बस पॉइंट ऑफ एक्शन आपने निकाल दिया, या फिर आप BC निकाल दीजिए। बस ये दो चीज आपको निकालना है, AC निकालिए या फिर BC निकालिए। अगर आपने C को बता दिया कि ये कितनी दूरी पे है A से, तो काम खत्म हो गया, रिजल्टेंट बता दिया हमने कि उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है। अगर आपने C का पोजीशन बता दिया कि पॉइंट B से कितनी दूरी पे है, तो काम खत्म, रिजल्टेंट का आपने पॉइंट ऑफ एक्शन बता दिया। तो वही तरीका देखिए यहाँ पे डेरिवेशन के टर्म में समझाया गया है। और कैसा, तो डायग्राम जो पहले बना था बस पी क्यू बना था, ये जो लाइन है हमने बनाई है वही यहाँ पे लिखा है थ्रू सी हमने एक पॉइंट लिया, वहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया किस पे, ड्रॉ MN परपेंडिकुलर टू P एंड Q। हमने MN बनाया एक लाइन जो परपेंडिकुलर है किस पे, P वाले फोर्स पे और Q वाले फोर्स पे। अब देखिए Q पे डायरेक्ट नहीं बन रहा है इसलिए हमने पीछे से एक्सटेंड किया है, तो ये Q का लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये पीछे की साइड जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ये मैथमेटिकल टर्म्स इस डायग्राम से बने हैं। क्या, पहला ये
CM क्या होगा, AC cos थीटा। ये देखिए CM इस ट्रायंगल में ACM में अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हमने माना है, ठीक है। तो इसको अगर थीटा ले रहे हैं तो ये भी थीटा होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो CM होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी बेस हो जाएगा CM, ये AM परपेंडिकुलर होगा और AC आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे CM की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, AC का cos कंपोनेंट cos थीटा, AC cos थीटा। सिमिलरली जो CN है इस वाले ट्रायंगल में CNB, CN क्या आएगा आपका BC cos थीटा, ठीक है। इसको आप अलग से निकालेंगे, एक ट्रायंगल इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे तो आपको ये दोनों चीजें दिखने लगेगी, ठीक है। मेन ये लाइन है, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस P, Q एंड R अबाउट पॉइंट C। अब इन तीनों फोर्स का हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे किस पॉइंट के अबाउट, C के अबाउट, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने माना, इसको सॉल्व करने के पहले हमने माना कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। देखिए ये वाले कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा पेचीदा है, पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसको सॉल्व करने का सिंपल सिंगल यही तरीका है कि जो ये फोर्स है और ये फोर्स है इसके अपोजिट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी रिजल्टेंट आएगा, नहीं तो रिजल्टेंट नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि जो हमने ये मोमेंट लगाया है ना वो ऐसा ही मान के लगाया है, जैसे ये दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और इसके अपोजिट हमने रिजल्टेंट के अपोजिट ऐसे फोर्स लगाया है, तो ये इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर देगी ना, आराम से कर देगी, क्योंकि इसी के इन दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट आया वो ये है। तो ये बॉडी को इस डायरेक्शन में चलाने लगेगा। अगर इसी के अपोजिट, इसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट के इक्वल हम एक फोर्स ऐसे उल्टा लगाएं तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी ना, ठीक है। तो सिंपल अगर निकालने का तरीका होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे कि हम रिजल्टेंट ऐसे करेंगे तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, और तब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे इन तीनों फोर्स की वजह से और उस मोमेंट का समीशन जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा अलग कर दिया, इसने क्या किया है कि रिजल्टेंट को भी इधर ही दिया है, और ये वाली जो लाइन इसने लिखी है इससे थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। कंफ्यूजन ये आएगा कि ये फोर्स इधर जा रही है, फोर्स इधर जा रही है और तीनों फोर्स इधर जा रही हैं, तो ये बॉडी तो आगे चलने लगेगी, सिंपल है, चलने लगेगी क्योंकि ये सारी फोर्सेस इसी डायरेक्शन में है। लेकिन जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में मानते हैं। क्या मानते हैं कि एक ऐसा रिजल्टेंट उधर से इस बॉडी पे लग रहा है जो इन्हीं के पैरेलल है और रिजल्टेंट के इक्वल है, तो वो अगर इधर लग रहा है तो इन दोनों से मिला के जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जा रही है, ठीक है। ये तो था समझने के लिए। अब देखिए जो डेरिवेशन में यूज हो रहा है वो कैसा यूज हो रहा है, सिंपल उन्होंने क्या किया है, पी क्यू और आर को सी पॉइंट के अबाउट उन्होंने मोमेंट लिया है और इसको जीरो के इक्वल कर दिया है, ठीक है। मतलब माना है कि ये तीनों फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये जो P फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है CM, तो P इंटू CM, P फोर्स की वजह से जो मोमेंट आया P इंटू CM जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप देखिए आपको डायरेक्शन भी देखना है। जैसे ये पॉइंट C के अबाउट ये जो P है ऐसे तरीके से गोल घुमा रहा है ऐसे, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज ही ये तो है, ऐसी तो घड़ी चलती है। लेकिन जो Q है, Q का इफेक्ट ऐसे आएगा, C पॉइंट पे Q का इफेक्ट ऐसे आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्योंकि मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम किसी एक को पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया है, देखिए P इंटू CM किया प्लस ये जीरो वाला भी बता रहा हूँ, और ये माइनस ऑफ Q इंटू CN किया, Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस CN, पॉइंट C के अबाउट निकाल रहा है, ठीक है। जो ये जीरो लिखा है ये R की वजह से लिखा है। अब देखिए R जो रिजल्टेंट है ये इस पॉइंट C के थ्रू ही जा रहा है, ठीक है, ये C से होते हुए जा रहा है, तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। C के थ्रू ही अगर जाएगा तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बनाना नहीं है। अगर कोई फोर्स आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल फोर्स अगर ऐसे ले रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट से इसकी दूरी लें तो D है, तो हमारा आ जाएगा F इंटू D जो मोमेंट है।
लेकिन अगर ये डी 0 हो जाए तो मोमेंट भी 0 हो जाएगा। तो डी 0 कैसे होगा? इसी पॉइंट से अगर हमारा फोर्स चला जाए, अगर फोर्स इसी पॉइंट से जाएगा और उसी पॉइंट से आप निकाल रहे हो जो लाइन ऑफ एक्शन पे ही है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी उससे, तो कोई मोमेंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि दरवाजा है, दरवाजे को अगर आप धक्का दोगे जहां से वो गोल घूम रहा है, तो दरवाजा ना खुलेगा ना बंद होगा। आप जहां से वो गोल घूमता है, जहां से वो टर्निंग इफेक्ट गोल ऐसे दरवाजा खुलने का जहां पे पिवोट लगा रहता है, उस पॉइंट से आप दूर कहीं दूरी पे दरवाजे पे धक्का मारोगे तभी दरवाजा खुलेगा या बंद होगा। लेकिन अगर उसी पॉइंट पे आपने धक्का मारा जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है, तो दरवाजे को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने कोई मूवमेंट ही प्रोड्यूस नहीं किया, तो दरवाजा ना खुलेगा ना बंद होगा। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। क्या ये आर इसी से जा रहा है, तो आर की वजह से जो मूवमेंट है पॉइंट सी पे वो कुछ नहीं होगा, वो 0 होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये माइनस साइन है, और ये समीशन ऑफ सारे मूवमेंट्स इक्वल टू 0 हो रहा है। ये माइनस साइन है, उधर ले गए प्लस हो जाएगा, तो P इंटू सी एम इक्वल टू क्यू इंटू सी एन होगा। और यहाँ पे हमने सी एन और सी एम निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो बी सी कॉस थीटा और ए सी कॉस थीटा कैंसिल हुआ, और जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आपका पी बाई क्यू ये आएगा क्या, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हुआ बी सी अपॉन ए सी। इसके बाद एक दूसरा एक्सप्रेशन होगा, वो अभी बता रहा हूँ। तो P बाई क्यू जो फोर्सेस का रेशियो है वो हो जाएगा किसके इक्वल, BC, ये BC बाई AC के इक्वल। मतलब हमें BC AC का रिलेशन पता चल गया। ठीक है, अभी मैं मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट इसका जो है थोड़ा सा बस बचा हुआ है। अब देखिए, आपको ये P बाई क्यू है वो मिल गया BC अपॉन AC। ये पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आपको ये पता होगा क्या, AC प्लस BC वो क्या होगा, AB की लेंथ होगी, और जो AB की लेंथ होगी वो गिवन होगी, तो L मान लिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए कितने एक्सप्रेशन हो रहे हैं, 2 एक्सप्रेशन हो रहे हैं, और कितने अननोन है हमारे पास, 2 है, BC और AC। और यहाँ पे नोन क्या है, P आपको पता रहेगा, Q आपको पता रहेगा, AB आपको पता रहेगा। कितने अननोन दिख रहे हैं आपको, 1 या 2, 1 या 2। एक्सप्रेशन कितने हैं, 2, तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे आराम से, और AC अगर निकल गया तो BC भी आराम से निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ एक्शन आपको पता चल गया, C पॉइंट पता चल गया कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, A से कितनी दूरी पे है या फिर B से कितनी दूरी पे है। तो ये पैरेलल फोर्स में लाइक का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। ये पॉइंट ऑफ एक्शन जो लिखाना है वो और बताइए तो। क्या पॉइंट ऑफ एक्शन निकालना है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, रिजल्टेंट बता दिया P प्लस क्यू होगा। दूसरे टर्म में हमने क्या किया, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दिया कि ऐसे ही जाएगा, ऐसे मतलब इसके पैरेलल ही जाएगा। तीसरा क्या है, हमें ये C निकालना है कि ये कहाँ C है, C इधर भी हो सकता है, C उधर भी हो सकता है। आप कैसे डिसाइड करोगे C यहीं पे है, तो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, मोमेंट निकाल के। हमने मोमेंट निकाला इन फोर्सेस की वजह से, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला, तो हमें ये पॉइंट पता चल गया। ठीक है, कैसे मोमेंट यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आया, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसकी लेंथ, जो AB हमारे पास कोई भी कुछ भी होगा, बॉडी होगी AB, कोई पॉइंट ही होगा जिसके अबाउट हमारा लग रहा है, या फिर कोई एक रॉड है, तो इस AB की लेंथ आपको पता होगी। जैसे L माना है मैंने, L क्या आप वैल्यू ले लो, मान लो आपने ले लिया 10 मीटर जो पहले लिया था मैंने, तो जैसे आपने इसको 10 बोला, और यहाँ पे PQ आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए P दिया है 20 और Q दिया है 5, तो आपको क्या लग रहा है, AC BC निकल नहीं पाएगा, आराम से निकलेगा। ये 4 BC है, 4 टाइम्स AC, इसको हम लिखेंगे क्या, BC को लिखेंगे 4 टाइम्स AC, तो AC हो जाएगा आपका 2, और BC क्या हो जाएगा 8। तो AC 2 है, मतलब ये 2 मीटर पे है इधर, तो बस C का पॉइंट आ गया, खत्म।
तो ये हमारा रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। थैंक यू।